लेके आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018। इससे पहले मैं 2019 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलो 2018 का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस टेस्ट को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं और इसके करेक्ट आंसर भी हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैं वैसे पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है, आप चाहें तो हिंदी में करें या इंग्लिश में, एक ही बात है। मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्वेश्चंस। एक इमारत में 6 मंजिलें हैं जिनकी क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6। 6 दोस्त असलम, बोनी, कैरोल, दिवाकर, इनू और अमनप्रीत इस इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। जिन मंजिलों पर दिवाकर और अमनप्रीत रहते हैं उन मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं। अमनप्रीत दिवाकर की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। असलम सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। दिवाकर मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता। कैरोल उन मंजिलों में से किसी भी मंजिल पर नहीं रहती जो अमनप्रीत की मंजिल के नीचे है। बोनी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। इनू उस मंजिल पर नहीं रहता जो मंजिल बोनी की मंजिल से एकदम ऊपर या एकदम नीचे है। तो ये है स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में कि सबसे पहले जो है ना, इन स्टेटमेंट्स को लिखना होता है इस तरीके से कि जो हमारा आंसर है ना वो ऑलरेडी पैराग्राफ में सॉल्व हो जाए। उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम जो है उसका आंसर दे देंगे इस पैराग्राफ से। तो इसको करने के लिए आपके पास पेन कॉपी ज़रूर होना चाहिए, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठे और देन इसको सॉल्व करें। वैसे मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। इसका जो क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा है कि मंजिल संख्या 1 पर रहने वाला व्यक्ति है, यानी मंजिल 1 पे कौन रहता है, इनू, असलम, अमनप्रीत या फिर दिवाकर। आंसर है इसका दिवाकर। आप अपना सॉल्व करें और उसके बाद देखें कि आपका क्या आंसर आता है। उसके बाद इन्होंने पूछा है इसी स्टेटमेंट से कि निम्नलिखित में जो दिवाकर और अमनप्रीत के बिल्कुल बीच वाली मंजिल पर रहते हैं वे कौन है। इनू कैरोल, असलम इनू, कैरोल बोनी या फिर इनू बोनी। इसका करेक्ट आंसर है असलम और इनू। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी में से है। बोनी के निवास की मंजिल संख्या क्या है, 4, 2 या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या 6। तो इसका आंसर क्या है, 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो श्रृंखला को पूरी कर दे। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि देखो पहले 4 है, फिर 8, 28, 80, फिर 244। तो इस क्रम में जो है अगला संख्या क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, 728। आप इसको सॉल्व करें, पेन कॉपी लेकर थोड़ा दिमाग लगाएं, उसके बाद जो है आपका आंसर 728 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर दे। ए, ई, बी, डी। देखो ये क्वेश्चन टाइप है, ये इसको करने का तरीका होता है। अगर आप इसको करोगे पेन कॉपी लेके, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं ना, आप इजीली इसको कर लोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CHM, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द या फिर संख्या चुनिए। विषम यानी जो अलग हो सबसे, यानी इनमें से 3 जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मेल खाते होंगे, आपको चौथा चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर है JFE, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर। अब देखो फिर से वही आपको विषम चुनना है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 59, 34। ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है ना, टाइम लेके, तो आप वीडियो को पॉज करके ना इसको सॉल्व कर लो या नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है आपको स्टेटमेंट आती है फिर से कि 4 मित्र हैं, रोशन, पारुल, साबा और भास्कर। 4 विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र इसी क्रम में नहीं MA प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं। परीक्षा के केंद्र 4 विभिन्न महाविद्यालय ABCD हैं, जो 4 अलग अलग स्थान PTORS हैं। ठीक है। इसी क्रम में नहीं है, ये किसी भी क्रम में हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि A जो है वो P पे जाएगा, B जो है वो Q पे जाएगा। ठीक है। यह भी ज्ञात है कि पारुल का जो परीक्षा केंद्र है वो C है। समाजशास्त्र की परीक्षा B महाविद्यालय में होनी है जो स्थान Q में स्थित है। जिस मित्र को परीक्षा का केंद्र A है उसे परीक्षा में बैठने के लिए स्थान S में जाना होगा। कि साबा ने इतिहास की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और रोशन को परीक्षा देने के लिए स्थान पर R में जाना है। ठीक है।
ये स्टेटमेंट है, आपको वही काम करना है, पेन कॉपी लेना है, सबकी सारी चीज़ें लिखनी है कि कौन कौन से विद्यालय में जाएगा और कौन सी परीक्षा देगा। जब आपका ये पैराग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो आप इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दे सकोगे। तो क्वेश्चन क्या है कि रोशन के लिए परीक्षा स्थान का सही संयोजन कौन सा हो सकता है? PRRS, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ज्योग्राफी R, यानी भूगोल R। तो ये भूगोल R कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है ये। अगला क्वेश्चन भी इसी से है कि भास्कर का परीक्षा केंद्र है। क्या है भास्कर का परीक्षा केंद्र? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी से है कि साबा के लिए सही स्थान केंद्र संयोजन कौन सा है? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, SA, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी इसी स्टेटमेंट से है कि पारुल का परीक्षा केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, P। आप जो है इसको पेन कॉपी से सॉल्व करेंगे ना तो मिला लेंगे कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आपका। वैसे ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि 2018 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। 2018 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन रफसंजानी, या फिर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, या फिर ब्रिक्स देशों के राजाध्यक्ष, या फिर शेष देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो जो इसका आंसर है वो है शेष, यानी जो हमारा आसियान है, देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कदम खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही क्रम में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, सबसे पहले आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जिसे उबले हुए और मसले हुए आलू, ग्लूकोज का घोल, रोटी का टुकड़ा, सरसों का तेल। आपको बताना है कि आयोडीन के साथ परीक्षण किए जाने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला और काला रंग देगा? तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, यानी उबले हुए और मसले हुए आलू और रोटी का टुकड़ा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है हमारा 1 और 3? ऑप्शन नंबर 8, ठीक है ना, 1। अगला क्वेश्चन है कि कोई गेंद एक समान स्थानांतरीय गति कर रही है, इसका अर्थ क्या है? स्थानांतरीय गति। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका वैसे करेक्ट आंसर है कि गेंद के सभी भागों का वेग समान है तथा वेग नियत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्रोत जो औपनिवेशिक भारत के इतिहास को समझने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, वह कौन सा है? यहाँ पे उत्तर है अतरंजी खेड़ा में खुदाई से निकले आहत सिक्के, यानी इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो उपयुक्त होंगी। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 4 यहाँ पे पौधों की विशेषताएं दी हुई हैं कि वे जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारे पानी उत्सर्जित करते हैं, उनकी पत्तियां हमेशा वापस और सपाट होती हैं, वे प्रत्यारोपण के माध्यम से बहुत कम पानी उत्सर्जित कर देते हैं, और उनकी जड़ें जो मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त विशेषताओं का कौन सा युग्म मरुस्थलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने पूछा है मरुस्थलीय पौधे, यानी जो मरुस्थल रेगिस्तान में होते हैं, लाइक कैक्टस वगैरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3rd और 4th, ठीक है। क्या है 3rd और 4th देख लेते हैं कि वे जो है प्रत्यारोपण के माध्यम से बहुत कम पानी उत्सर्जित करते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत ही गहरी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के द्वारा मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करती है, कैसे? करेक्ट आंसर है मृत्यु दर की कमी पूर्ति के लिए बार शिशु दर पर क्या करना है? नियंत्रण रख के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता है जब, कब माना जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है कि गांव के 10% घर तथा स्कूल, पंचायत कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थलों तक बिजली पहुंच चुकी हो। अगर 10% तक घर और स्कूल, पंचायत कार्यालय वगैरह में बिजली पहुंच जाती है तो हम मानते हैं कि गांव को जो है विद्युतीकृत हो गया है। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद ए शून्यकों में से 8x3 + axt² + bx + c - 1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या है। यार ये आपके पास मैथ का क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया है वो है b - a + 1। कौन सा ऑप्शन होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठी रब्बी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकती है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाती। देखो वो दूर से तो पढ़ ले रही है लेकिन अपने पास जो किताब रखी है उसको नहीं पढ़ पा रही है। तो ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों है हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रब्बी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 है कि रब्बी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 कोई धनात्मक नियतांक है तो निम्नलिखित में जो कथन अनिवार्यतः सत्य है वह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कण त्वरण अनिवार्यतः गति के तल में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक गतिविधि में मारिया ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट को घोल दिया। घोल में से ठोस तांबा सल्फेट वापस पाने के लिए वह किस विधि का उपयोग करेगी। साइंस का टॉपिक है सेपरेशन वाला, तो ये वहीं से आया हुआ है। जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसको अलग करने के लिए क्या करेगी वो, इवेपोरेशन वाष्पीकरण का इस्तेमाल करेगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 33 छात्रों के वर्ग में रोहित का स्थान शीर्ष से 12वां है लेकिन उसके जुड़वा भाई साहिल उससे 4 स्थान ऊपर है। नीचे से साहिल का स्थान क्या है। इसको पेन कॉपी से लिखोगे ना तो नंबर डाल के अपने आप पता चल जाएगा। इसका वैसे करेक्ट आंसर है 26 यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। यानी जनसंख्या वितरण क्या है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर अपने दोस्त को पादप तंतु से बना उपहार देना चाहता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा चयन करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पादप तंतु से बना उपहार यानी पौधे से हमें तंतु जो मिलता है रेशा वगैरह उससे बना होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा है ऊनी शाल, तो क्या ऊनी शाल नहीं है, तो भेड़ से ऊन मिलती है ना हमें। अगला ऑप्शन जूट का थैला है, ये ठीक है। नायलॉन का दुपट्टा, रेशमी साड़ी, रेशम तो जो है हमें उससे मिलता है ना सिल्क वॉर्म से, तो इसका आंसर क्या हो जाए, पटसन या फिर जूट का थैला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, साइंस का टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी भारत में मुद्रण यानी प्रिंट की एक नई संस्कृति के उद्भव के साथ पाठकों पर उपन्यासों के प्रभावों में शामिल था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जो है ना ऑप्शन में भी री ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 या फिर 1 2 4 या 1 3 4 या फिर 4 ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 3 4। तो आप ये जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर समझें। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सत्य नहीं है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में आंतरिक फर्कों को बढ़ावा देती है। क्या सांप्रदायिक और आगे है उस समुदाय की मूलभूत एकता को अन्य समुदायों के विरुद्ध अपूर्ण रूप से संपादित करती है। तो यह आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के संदर्भ में जो कथन स्वीकार्य नहीं है वह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जेंडर अवधारणा एक जैविक निर्मिति है। कौन सा ऑप्शन है ये, जेंडर अवधारणा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में है ना ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में सही कथन होगा। आपको जो है ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं जबकि अन्य पदार्थ जैसे अमोनियम आयन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं।
कुछ एक परिस्थितियों में अमीनो अम्ल एक ही अणु एक साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से आवेशित हो सकता है। ऐसे अमीनो अम्ल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ज्विट्री आयनिक रूप। ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। इसको सर्च वर्च करके देखें ये क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय गुणों को सुरक्षित रखा जा सकता है। चुंबक गुण क्या है? चिपकाना ना आयरन को, तो उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। उसका करेक्ट आंसर ये है कि नाल चुंबकीय ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्तंभ के वाहिकार रहित टुकड़े में जो स्पष्ट चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं उनका संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ट्रोटोडेंड्रॉन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से सुमिलित सार्वजनिक नीति है कौन सा है भाई? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है प्रगति और फिर बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए दिए जाने वाली छात्रवृत्ति। ठीक है, सार्वजनिक नीति सुमिलित। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में गलत कथन यह है कि आपको जो है भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका विकास जो हुआ है उसके संदर्भ में गलत कथन जो है वो क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि प्रत्येक वर्ग और समुदाय ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को एक ही तरह से महसूस किया। उनके अनुभव और स्वतंत्रता के विचार सदैव एक समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न वर्गों और सामाजिक समुदायों की भागीदारी के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह क्या है? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है उच्च जाति की महिलाओं और समृद्ध किसान परिवारों ने बड़े पैमाने पर इसमें जो है भाग लिया था। ये जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें ऑलमोस्ट सबने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों की विशेषता के संदर्भ में सही नहीं है यानी गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वे असमाप्य होते हैं। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राका वन्य जीव अभयारण्य में गई जहां उसने पेड़ झाड़ियां जड़ी बूटियां और बंदर पक्षी हाथी सांप मेंढक आदि जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा। इस अभयारण्य में सबसे संभावित स्थान है। इस अभयारण्य का आपको जो है सबसे संभावित स्थान क्या कहाँ हो सकता है? ये वाला अभयारण्य आपको जो है ना यहाँ के पेड़ और जो पक्षी वगैरह और जानवर जो नाम है ना इससे पता लगाना है। तो इसका जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी रसोई में एलपीजी संरक्षित न होने के कारण हो सकते हैं। अगर आपकी रसोई में एलपीजी को संरक्षित ना किया जाए तो क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है कि धीमी गैस पर खुले बर्तन में भोजन पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। करेक्ट आंसर ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा होगा किससे? वर्ग का क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय सुबह के 6 हैं तो गुजरात में अनुमानित समय क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सुबह के 8 बजे यानी कि 2 घंटे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में फेफड़ों को बिना क्षति पहुंचाए सुराख हो जाता है, यह प्रभावित कर सकता है छेद। आपको पता है लंग्स जो हमारे हैं फेफड़े किससे जुड़े होते हैं? सांस लेने से ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांस का रुक जाना। अगर उसमें ही छेद हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यदि बंटी अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो उसे साइकिल मिलेगी का विलोम है? ठीक है, इसका जो विलोम क्या होगा? करेक्ट आंसर कि यदि बंटी को साइकिल मिलेगी तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और तर्क के कथन दिए गए हैं, नीचे लिखे विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। आपको जो है कथन दिया हुआ है और फिर उसका भी अभिकथन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, मतलब ए सही है या बी या फिर दोनों सही हैं या ए जो है आर असही बता रहा है, ऐसे करके ये दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ये ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो ए देख लेते हैं क्या लिखा है।
सौर विकिरण द्वारा ऊपरी संताप मंडल में ओजोन नष्ट हो जाती है, यानी ये गलत है, ए सही नहीं है। हमने यही कहा है ना करेक्ट आंसर। अब आर देख लेते हैं, आर सही है क्योंकि ओजोन परत के पतली पड़ने पर अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण भूपृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता ही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अभी कथन, और ये भी वैसा ही है, ऊपर वाले की तरह ही है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कथन और अभिकथन दिए हुए हैं, ए और आर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो आप देख लें कि ए क्या है और आर क्या है, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है। इस अभी करेक्ट आंसर देख लीजिए, और करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संरक्षणवाद इस संदर्भ में सही कथन है। आपको जो है ना संरक्षणवाद को पढ़ना होगा और फिर बताना होगा कि इसमें से कौन सा कथन जो है इसके बारे में सही है, क्योंकि नीचे आपको ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, यानी पहला, दूसरा और चौथा जो कथन दिया हुआ है ना वो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलो पढ़ लेते हैं एक बार 1, 2 और 3 को। यह देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर को मापने के परिणामी संकेतकों का समेकित सूचकांक है। और 2 भी है और 3 भी पढ़ना है। तो दूसरा ये कि यह 3 आयामों, जन्म के समय, जीवन की प्रत्याशा और विद्यालय में मध्य वर्ष और साक्षरता दर तथा रहन सहन के स्तर पर आधारित है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI तुलना के उद्देश्य से समय के साथ विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन की विशेषता करना संभव बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में तवारीख इतिहास के लेखक क्या थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रशिक्षित लोग थे जिन्होंने घटनाओं का वर्णन किया और साथ ही शासकों को निष्पक्ष शासन करने की सलाह दी। अगला 40वां क्वेश्चन है कि नटवर की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां यानी अस्थियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। करेक्ट आंसर है स्नायु का टूटना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कैसे। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसके बाद भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। तो आप 1, 2 और 3 जो है वो ऑप्शन जरूर पढ़ लें और फिर उसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा दिमाग है वो किसके लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, यानी कि हृदय स्पंदन के लिए, आलोचनात्मक चिंतन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है कि 1, 2, 3 इंडेफिनिट और n से स्वयं a में सभी फलों में से फलन यादृच्छिक चुना जाता है। ये वो है, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो आपको प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको जो है ऑप्शन नंबर जो है n1/nn, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, समीकरण x = et cos y = et sin द्वारा प्रदत्त et = π/r पर स्पर्श रेखा अक्ष से कोण बनाती है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन होगा सभी वर्ग आयत हैं। जितने भी वर्ग होते हैं हमारे स्क्वायर होते हैं वो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइटोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया 1, 2, 3, 4 इन सभी में पाए जाते हैं, यानी कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है, क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका करेक्ट आंसर ये है, एक रोजगार में कई व्यक्तियों को रोजगार देना जो कुछ ही लोग पूरा कर सकते हैं, यानी जो एक जने का काम है उसमें भी 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन
क्या है, कौन सा सही कथन। पहले आपको कथन पढ़ने होंगे, फिर बताना होगा कि सही कथन कौन सा है। वैसे मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक कार्यक्रम जहां कई लोग कम समय में नए सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करते हैं, वह क्या है। तो इस आंसर जो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हैकाथन। क्वेश्चन नंबर 50, ये मैथ का क्वेश्चन है। आपको जो है ये समीकरण दिया हुआ है और उसके बाद इसको सॉल्व करके आपके पास जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो 50 क्वेश्चन हो गए, यानी आधा क्वेश्चन पेपर हो गया है। मैं जो है वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आगे की जो 50 क्वेश्चन है वो इसके पार्ट 2 में जो है बनाऊंगी। इसका पार्ट 2 वीडियो आप देख लें, उसमें 51 से 100 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे और उसके सॉल्यूशन भी।